कहानी की स्टार्टिंग 9 पूंछों वाली फॉक्स फेरी स्पिरिट को दिखाते हुए होती है, जो कि 1000 सालों से अपना कल्टीवेशन कर रही थी। लेकिन जब उसने थंडर क्लाउड को कंट्रोल करने की कोशिश की, तब उस समय उससे एक छोटी सी गलती हो गई, जिस वजह से उसकी जान जोखिम में पड़ गई। वो पूरी तरीके से राख बनने से बाल बाल बची थी और उस समय कोई परिवार के पूर्वज ने उसकी देखभाल की और उसकी जान बचाई। इसीलिए ठीक होने के बाद अपना कर्ज चुकाने के लिए वो कूलिंग परिवार में वापस आती है और वहाँ के मंदिर में रहने लगती है। जिस वजह से जब कभी भी कोई परिवार के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आता, वो उस समय से इस परिवार की गार्डियन बनकर इस परिवार के सभी लोगों की जान बचाती। पिछले 500 सालों में ऐसे 10 बार इस परिवार को खतरनाक आग का सामना करना पड़ा। ये आग इतनी भयानक थी जो कि पूरे कुल को खत्म कर सकती थी, लेकिन हर बार फॉक्स फेरी ने एक एक करके अपनी सभी पूंछों का यूज किया और करने की बारी थी, ताकि वो अपना पूरी तरीके से कर्ज चुकाकर वापस से अपनी दुनिया में जा सके। लेकिन उसके जाने से ठीक एक दिन पहले कोई परिवार के मुखिया फॉक्स फेरी स्पिरिट को अपने घर पे बुलाते हैं और अपने पोते को दिखाते हैं, जिसकी अभी अभी एक कार एक्सीडेंट होने की वजह से उसकी आधी बॉडी पैरालाइज्ड हो चुकी थी। ग्रैंडपा अपने पोते को ठीक करने के लिए फॉक्स फेरी स्पिरिट से मदद मांगते हैं और उसके सामने झुककर उससे गिड़गिड़ाकर उसे मदद मांगने लगते हैं। पहले तो फॉक्स फेरी ने सोचा था कि वो इन सारी चीजों में दखल अंदाजी नहीं करेगी, लेकिन ग्रैंडपा ने अपने पूरे सच्चे दिल से उसकी कई सालों तक प्रार्थना की थी, इसीलिए वो इनकी मदद करने का फैसला करती है। फिर उसने सियांग की जान बचाने के लिए उसके सभी दुख दर्द, उसकी पीड़ा अपने ऊपर खींचने लगती है। जिस फूल खिला देता है जो दिल हजारों सालों से शांत पड़ा हुआ था, वो सियांग के प्यार की वजह से जाग जाता है और वो भी उसे अपना लेती है। फिर ये दोनों धूमधाम से अपनी शादी करते हैं। सियांग अपनी पूरी जिंदगी फॉक्स फेरी के साथ बिताने का कसम खाता है। ये सुनकर वो काफी खुश होती है, क्योंकि उसके लिए गुरु से 1000 साल मांगती है और गुरु इस बात के लिए मान जाते हैं। लेकिन फॉक्स फेरी की जिंदगी यहाँ ना होकर कहीं और होने वाली थी। फेरी के ऊपर ये इल्जाम लगाती है कि वो बदकिस्मती लेकर आई है, जिस वजह से कोई परिवार के ऊपर काफी समय से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। सियांग अपने पहले प्यार के इस झूठ पे भी भरोसा कर लेता है, बिना ये जाने कि फॉक्स फेरी ने उसकी जान नहीं बल्कि उसकी पूर्वजों की जान कई सौ साल से बचाती आ रही है। ये सब जानने के बाद भी सियांग फॉक्स फेरी को कुछ नहीं बोल रहा होता है। तब सिया अपना गंदा चाल चलती है, उसे अपने प्रेगनेंसी के बारे में बताती है ताकि वो सियांग को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सके। सियांग को जैसे ही सिया के प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है, वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसकी कह गए सभी बातों को फॉलो करता है। थोड़ी देर के अंदर यहाँ पे फॉक्स फेरी आ जाती है, क्योंकि धोखा देने की वजह से जेड और के ऊपर दरार आ चुकी थी। इन दोनों को साथ में देखती है और पूछती है कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। सिया किसी भी चीज को क्लियर नहीं करता है। वो फॉक्स फेरी से ये कहता है कि सिया मेरी अच्छी दोस्त है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम इसका ध्यान रखना। तभी सिया वहाँ पे नाटक करते हुए आती है और कहती है कि मेरे पैर अचानक से बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगे हैं। सियांग उसकी फिक्र कर रहा होता है। इस बात का फायदा उठाते हुए सिया फॉक्स फेरी के ऊपर इल्जाम लगाती है। वो कहती है कि मैंने सुना है कि कुछ लोग अपनी बीमारियों का आदान प्रदान कर लेते हैं और दूसरी बॉडी में उसके दर्द को डाल देते हैं। कहीं ये लड़की भी मेरे साथ ऐसा कुछ तो नहीं करने वाली है ना। फॉक्स फेरी एक अमर आत्मा थी, लेकिन फिर भी उसने कभी भी इंसानों के मामले में दखल अंदाजी नहीं की थी। लेकिन सिया ने अपना दर्जा पक्का करने के लिए फॉक्स फेरी के ऊपर इल्जाम लगाया कि जो उसके हाथ में जेड ऑर्क है, उसके अंदर ही उसने अपनी काली ऊर्जा छुपा कर रखी है, जिससे शायद हमारे होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। सियांग भी पहली बार पिता बन रहा होता है, इसलिए वो अपने बच्चे के साथ कुछ भी गलत नहीं होना देना चाहता था। इसीलिए वो उसके हाथ से जेड ऑर्क छीन लेता है और उसे तोड़ने की कोशिश करता है। फॉक्स फेरी उसे समझाती है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन वो नहीं मानता है। तब फॉक्स फेरी उसे कहती है कि अगर तुम उसे तोड़ती हो तो मैं मर जाऊंगी। वो उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता है और अपने बच्चे की जान बचाने के लिए वो उसे तोड़ देता है और फिर वो अपने पैरों से उस ऑर्क को बुरी तरीके से कुचलने लगता है। उसे इस बात का अंदाजा नहीं होता है कि उसका हर एक कदम फेरी के जिस्म को तोड़ रहा है और उसे कितना ज्यादा दर्द हो रहा है। वो तो इस बात से खुश होता है कि उसके होने वाले बच्चे को अब कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, लेकिन इससे फॉक्स फेरी खून की उल्टियां करने लगती है और फिर वो टूटे हुए जेड और को अपने साथ वहां से ले जाने की कोशिश करती है। लेकिन सिया उसे फिर से रोकती है और कहती है कि इसे हमें इस तरीके से जाने नहीं देना चाहिए, नहीं तो क्या पता यहाँ से जाने के बाद वो हम सभी को जान से मारने की कोशिश करे। ये सुनकर वो उसे रोकता है। फॉक्स फेरी उसे समझाती है और कहती है कि आखिर वो उसकी जान क्यों लेना चाहेगी, जबकि उसने ही उसकी जान बचाई थी। लेकिन सियांग उसकी बातें नहीं सुनता है। वो तो उसे ये तक कह देता है कि उस समय जब उसका कार एक्सीडेंट हुआ था, तब उसने उसकी जान नहीं बचाई थी, बल्कि वो उसकी पहली प्रेमिका सिया थी। उसने विदेश में जाकर विदेशी मेडिकल की पढ़ाई की और वापस आकर उसे ट्रीट किया और इसी वजह से वो ठीक हो पाया, नहीं तो वो भी फॉक्स फेरी की तरह व्हील चेयर पे पड़ा रहता। आगे वो फॉक्स फेरी से ये तक कह देता है कि वो झूठी अंगरक्षक बनकर उसके नजदीक रही और कब उसके बिस्तर तक पहुँच गई उसे ये भी नहीं पता चला। फॉक्स फेरी तो ये सुनकर
टूट जाती है और उसे समझाती है कि ऐसा नहीं है, उसने उसकी जान बचाई थी। लेकिन वो इसकी बातों में भरोसा नहीं करता है, उल्टा उसे वो एक फोटोग्राफ दे देता है जिसमें फॉक्स फेरी उसकी जान बचाने के बाद बेहोश पड़ी हुई थी। ये उस समय की तस्वीर थी जिसे दिखाकर वो ये साबित करना चाहता था कि उसने उसकी जान नहीं बचाई। फॉक्स फेरी कहती है कि तुम्हारी इस गलती की सजा तुम्हारे पूरे परिवार को भुगतना होगा। च्यांग फिर भी नहीं डरता है और कहता है कि मेरे कोई परिवार के ऊपर काफी समय से गॉड का आशीर्वाद है, इस वजह से मेरे परिवार का कोई भी बुरा नहीं कर सकता है। जिस आशीर्वाद के बारे में वो बात कर रहा था वो फॉक्स फेरी का ही पावर था। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी सिया फॉक्स फेरी के पास आती है और कहती है कि इन सारी चीजों के बारे में वो ग्रैंडपा को ना बताए, क्योंकि ग्रैंडपा उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, तो वो उसकी वजह से सियांग को सजा दे सकते हैं। ऐसा कहते हुए वो उसके और भी ज्यादा क्लोज आती है और कहती है कि मुझे पता नहीं चल रहा है कि तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड ना होने के बावजूद भी तुम चू फैमिली में कैसे आ गई, ये चू फैमिली सिर्फ मेरी है। ऐसा कहते हुए वो धोखे से उसके हाथ में खंजर रख देती है और सियांग के सामने ऐसा दिखाने की कोशिश करती है कि फॉक्स फेरी इसे जान से मारने की कोशिश कर रही है। सियांग ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद ये प्रेग्नेंट है, इस वजह से फॉक्स फेरी उसे खत्म करना चाहती है। तभी सिया मासूम बनते हुए कहती है कि ये मेरी ही गलती है, मुझे उसकी आइडेंटिटी सबके सामने नहीं लानी चाहिए थी। मैंने उसकी आइडेंटिटी सबके सामने ला दी, इसीलिए वो मुझे जान से मारने की कोशिश कर रही है। ये सुनकर सिया उसे माफी मांगने के लिए कहता है और कहता है कि उसके सामने झुककर उसे माफी मांगो, लेकिन फॉक्स फेरी उसके सामने झुकने या फिर उसे माफी मांगने से साफ साफ मना कर देती है। सिया कहती है कि तुम मुझसे इतना ज्यादा परेशान मत करो, देखो वो डिसेबल है, वो मेरे सामने झुककर माफी कैसे मांग सकती है। सियांग कहता है कि वो हमेशा ही अपनी गलती को छुपाने के लिए अपने बॉडी का यूज करती है, लेकिन इस बार मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ऐसे कहते हुए वो अपने नौकरों से कोड़े मंगाता है और फिर वो सर्वेंट से उसे पकड़ने के लिए कहता है और उसके बाद कोड़े बरसाने लगता है। वो उसे बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहा होता है और फिर पास गिरे हुए खंजर को उठाता है और उसके ऊपर हमला करने वाला होता है। लेकिन तभी यहाँ पे ग्रैंडपास आते हैं जो कि उसे रोकते हैं और तुरंत उसे ट्रीट करने के लिए अपने लोगों के साथ उसे सेफली उसके रूम में पहुंचा देते हैं। फिर वो आगे बढ़ के उससे थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि वो कौन है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ, वो एक झूठी है और उसने मेरी जान कभी नहीं बचाई थी, मेरी जान तो मेरी गर्लफ्रेंड ने बचाई थी। और फिर वो उन्हें भी फोटोग्राफ देने लगता है, लेकिन ग्रैंडपा उस फोटो को देखते भी नहीं है, उसे नीचे फेंक देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, उन्होंने ही तुम्हारी जान बचाई थी और तुम उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, जल्दी से अपने घुटनों के बल बैठ जाओ जब तक कि मैं तुम्हें माफ ना कर दूं। और फिर वो फॉक्स फेरी को देखने के लिए जाते हैं जहाँ पे डॉक्टर ने अभी तक फॉक्स फेरी के जख्म में मरहम लगा दिया होता है और उनके जाते ही ग्रैंडपा फॉक्स फेरी के सामने घुटने टेक कर अपने पोते की तरफ से माफी मांग रहे होते हैं। लेकिन फॉक्स फेरी कहती है कि ये बहुत ही लेट हो चुका है, मेरी बॉडी के साथ अब मेरी सोल भी नष्ट हो जाएगी। पिछले 500 सालों में मैंने तुम्हारे परिवार के लिए कई सारी आपदा को अपने ऊपर लिया है और तुम्हारे पोते की भी जान बचाई थी, मतलब कि मेरा कर्ज तुम्हारे परिवार के ऊपर से अब खत्म हो चुका है और अब मुझे वापस जाना होगा। ग्रैंडपा ये सुनते ही फॉक्स फेरी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फॉक्स फेरी बताती है कि उसका जेड और पूरी तरीके से टूट चुका है। ये सुनकर वो कहते हैं कि कोई बात नहीं है, मैं इसे फिर से रिपेयर कर दूंगा, आप मुझे बस एक लास्ट मौका दे दीजिए। ऐसा कहते हुए वो तुरंत अपने पोते के पास जाते हैं। पोता उन्हें देखते ही कहता है कि आपको प्रॉमिस याद है ना। पता चलता है कि उस समय ग्रैंडपा ने उसे शादी करने के लिए कहा था और कहा था कि वो पूरी प्रॉपर्टी उसे दे देंगे और इसीलिए इसने फॉक्स फेरी से शादी की। लेकिन ग्रैंडपा इसमें बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं और कहते हैं कि जल्दी से सुधर जाओ वरना तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं होगा। ऐसे कहते हुए वो वहाँ से चले जाते हैं। सियांग समझ जाता है कि ग्रैंडपा क्या चाहते हैं। अगर वो फॉक्स फेरी से माफी मांगकर उसके साथ समझौता नहीं कर लेता है तो ग्रैंडपा अपनी प्रॉपर्टी में से उसे कुछ भी नहीं देंगे। सिया ये सुनकर कहती है कि कहीं वो फॉक्स फेरी की सारी चीजें पैसों के लिए तो नहीं कर रही है ना। सियांग इससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तुरंत वो फॉक्स फेरी के पास जाता है और इससे पूछता है कि तुमने ग्रैंडपा को क्या कहा था जो कि वो इतने ज्यादा गुस्से में थे। तभी यहाँ पे नौकरानी आती है और सियांग को एक गिफ्ट देती है और कहती है कि ये आपकी एनिवर्सरी गिफ्ट है। सियांग को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता है और सिया भी पूछ रही होती है कि तुमने इसे किसके लिए खरीदा है। तभी वो बताता है कि ये सारी चीजें ग्रैंडपा ने ही की होगी। सिया जब देखती है कि वो गिफ्ट का जो नेकलेस है वो बहुत ही ज्यादा प्यारा है तब वो उसे लेने की डिमांड करती है और सिया उसे एक ही बार में उस गिफ्ट को उसे दे देता है। फॉक्स फेरी तब भी शांत रहती है, इसलिए सिया उसे परेशान करने के लिए उसके हाथ में टूटे हुए जेड ऑर्ब को देखती है और उससे अपने लिए एक नेकलेस बनाने के लिए कहती है। सिया भी एक ही बार में मान जाता है और फॉक्स फेरी से वो टूटा हुआ जेड ऑर्ब भी ले लेता है और तुरंत अपने नौकर को उसे घिसकर एक छोटा सा नेकलेस बनाने के लिए कह देता है। नौकर भी अपना काम तुरंत स्टार्ट कर देता है और उस जेड ऑर्ब को रगड़ने लगता है ताकि वो छोटी हो जाए। जैसे जैसे वो उसे रगड़ रहा होता है वैसे वैसे फॉक्स फेरी को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। ये दर्द उसके सोल को भी चीर देती है और उसे असहनीय दर्द का सामना करना पड़ता है। वो इन्हें रोकने के लिए कहती है लेकिन ये लोग बिल्कुल भी नहीं रुकते हैं और देखते ही देखते उस बड़े से ऑर्ब को ये लोग उसे रगड़ रगड़ कर छोटी सी मोती बना देते हैं और फॉक्स फेरी को दे देते हैं। ये देखकर वो उसे कहती है कि तुम सभी को इसके गुनाहों की सजा मिलेगी, तुम सभी को सजा मिलेगी। लेकिन वो डरता नहीं है। वो कहता है कि मैंने पहले ही कहा था मेरे परिवार के ऊपर मेरे पूर्वजों के आशीर्वाद है जो हमारे परिवार पे आए हुए सभी आपदाओं को खत्म कर देते हैं। लेकिन तभी अचानक से मौसम खराब होने लगता है और डरावना मौसम होने लगता है। ये देखकर वो कहता है कि ये क्या हुआ, लेकिन तभी सिया इसका इल्जाम भी फॉक्स फेरी के ऊपर लगा देती है और कहती है कि जरूर इसके पीछे भी यही होगी। सिया कहता है कि अगर सच में ऐसा है तो इसे मेरे पूर्वजों के
सामने जो पट्टी है उसके सामने इसे घुटने टेक कर माफी मांगना होगा। और फिर वो उसे खींचते हुए अपने पूजा घर में लेकर जाता है और वहाँ पे जाने के बाद वो अपने पूर्वजों के सामने घुटने टेक कर माफी मांगता है और कहता है कि इस लड़की की वजह से आप लोग नाराज हो गए हो, मैं इसे यहाँ पे लेकर आया हूँ, आप इसे सजा दे सकते हो, मेरे परिवार को बचा सकते हो। फॉक्स फेरी मन में कहती है कि अब तो मेरे सामने कितना भी क्यों न झुको, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। और फिर वो अपने आप को चोट पहुंचाती है जिससे कि खून के कुछ कतरे बाहर आते हैं और पट्टियों पे जो नाम लिखा होता है वो गायब हो जाता है। सियांग ये देखकर फॉक्स फेरी से कहता है कि तुमने ये क्या किया। वो कहती है कि मैं काफी समय से तुम्हारे परिवार की हिफाजत कर रही थी, इसीलिए तुम्हारा परिवार सेफ था, लेकिन तुम्हारी गलती की वजह से मैंने तुम्हारे परिवार के साथ रिश्ता तोड़ दिया है, इसीलिए पट्टियों से नाम मिट गया है। ये सुनकर सिया कहती है कि तुम्हारे हाथ में 9 पूंछों वाली फॉक्स फेरी की जेड ऑर्ब है, तो तुम ये मत समझो कि तुम भी 9 फॉक्स फेरी हो, ये तो इसके पूर्वज देवता थे जो कि 1000 सालों से इसके परिवार की हिफाजत कर रहे थे। तुम ये मत सोचो कि तुम इतनी पावरफुल हो। तभी अचानक से बिजली कड़कने लगती है और मौसम और भी ज्यादा खराब होने लगता है और तभी 9 पूंछों वाली फॉक्स फेरी अपने असली रूप में आ जाती है। उसके पूंछ सबके सामने आ जाते हैं। पूंछ को देखते ही ये डरने लगते हैं, घबराने लगते हैं और कहते हैं कि क्या ये इंसान नहीं है। यह कहती है कि अच्छा, इसीलिए ये हमेशा एक जेड ऑर्ब अपने साथ लेकर घुमा करती थी और ये यहाँ पे तुम्हारे परिवार को खत्म करने के लिए आई है ताकि ये और भी ज्यादा ताकतवर हो जाए। अब सिया को तो कुछ समझ में आ नहीं रहा होता है, इसलिए उसके मुंह में जो आ रहा होता है वो बके जा रही होती है और सियांग भी अपने बिना दिमाग का यूज किए उसके हर एक बात पे भरोसा कर लेता है। फिर जैसे ही फॉक्स फेरी थोड़ी सी कमजोर होती है और उसके पूंछ गायब होते हैं, वो तुरंत यहाँ पे अपने लोगों को बुलाता है और उसे कैद करने के लिए कह देता है। दूसरी तरफ ग्रैंडपा सारी चीजें ठीक करने की कोशिश में लगे होते हैं, लेकिन अचानक से मौसम और भी ज्यादा खराब हो जाता है और तभी वो देखते हैं कि जो उनका पुश्तैनी जेट पत्थर था जो कि 500 सालों से उनके साथ उनकी हिफाजत कर रहा था, वो टूट चुका है। वो तुरंत समझ जाते हैं कि फॉक्स फेरी के साथ कुछ गलत हो रहा है। दूसरी तरफ हम फॉक्स फेरी को देखते हैं, उसके हाथों को टाइटली बांधने के बाद नौकर उसके चारों तरफ तेल गिरा देते हैं और फिर सियांग के कहने पे वो आग भी लगा देते हैं। वो आग के बीच में जल रही होती है और सियांग से कहती है कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है, मैं कमजोर हूँ इसलिए मैं तुम्हारा सामना नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे किए गए की सजा जरूर मिलेगी। ये सुनकर वो उसे कहता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो, तुम्हारा मर जाना ही बेहतर है। ये सुनकर सिया कहती है कि ऐसे बैड वर्ड का यूज मत करो, मेरा बच्चा सुन रहा है, वो तुम्हारे बैड वर्ड को सीख लेगा ना। ये सुनकर फॉक्स फेरी बुरी तरीके से चौंक जाती है क्योंकि ये सियाओ का तीसरा धोखा था। पहला उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसे चीट किया और दूसरा उसने जेड ऑर्ब को बुरी तरीके से तोड़कर उसे छोटी मोती में बदल दिया और तीसरा उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है। सारी बातें याद आने पे वो समझ जाती है कि तीनों मौके खारिज हो चुके हैं, मतलब कि परिवार के साथ अब सियाओ के साथ भी उसका कोई लेना देना नहीं है और रिश्ते पूरी तरीके से टूट चुके हैं। फॉक्स फेरी समझ जाती है कि उसका मौत अब बहुत ही ज्यादा निकट आ चुका है और ये लोग भी आग के लपटे को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और इसमें तेल डालते हुए आग को और भी ज्यादा भयानक कर देते हैं। देखते ही देखते आग इतनी ज्यादा भयानक हो जाती है कि वो आग थोड़ी ही देर के अंदर फॉक्स फेरी को खत्म कर देती है और फॉक्स फेरी मर जाती है। उसके मरते ही तुरंत यहाँ पे ग्रैंडपा आ जाते हैं जो कि फॉक्स फेरी को इस तरीके से देखकर हैरान होते हैं। वो सियाओ से पूछते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तब सियाओ बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है, पिता बनने वाला है और उसने राक्षस को खत्म कर दिया है। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाते हैं और उसे थप्पड़ मारते हुए कहते हैं कि तुमने ये क्या किया, तुम्हें पता भी है कि वो कौन है। सियाओ अपने ग्रैंडपा को समझाता है और कहता है कि ग्रैंडपा वो एक मॉन्स्टर है और उसने हमेशा ही आपको धोखा दिया है। तब ग्रैंडपा उसे समझाते हैं और कहते हैं कि वो कोई मॉन्स्टर नहीं है, वही तो है जिसने हमारे परिवार की 1000 सालों से हिफाजत की है, वही तो है हमारे परिवार की गार्डियन, हमारी देवदूत और हमारे लिए सब कुछ, और तुमने उसे ही जान से मार डाला। तभी मौसम एक बार फिर से खराब होने लगता है। आसमान से एक आवाज आती है जो कि 9 पूंछों वाली फॉक्स फेरी के गुरु की आवाज होती है जो कि उसे एक बार फिर से पुनर्जीवित करते हैं क्योंकि आज तक फॉक्स फेरी ने बहुत ही अच्छे काम किए होते हैं और उसके कर्म बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं, इसलिए देवता उसे फिर से पुनर्जीवित कर देते हैं। वो देखते ही देखते सबके सामने पुनर्जीवित ले लेती है और ये देखकर सियाओ डर जाता है कि मरी हुई लड़की अचानक से कैसे जिंदा हो गई और अब शायद फॉक्स फेरी उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी, वो उसे मार डालेगी। वो अपने ग्रैंडपा से मदद मांगता है और कहता है कि मुझे उस राक्षस से बचा लो, लेकिन ग्रैंडपा उसे जोरदार एक और थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि वो राक्षस नहीं है, वो तो बस उन्होंने इतना ही कहा होता है। तभी फॉक्स फेरी उन्हें रोक देती है और कहती है कि मेरे बारे में आपको उसे बताने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने उसके साथ अपने सभी रिश्ते तोड़ दिए हैं। ग्रैंडपा इससे बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो फिर भी अपने पोते को उससे माफी मांगने के लिए मजबूर करते हैं और कहते हैं तुम्हें पता है कि अगर उसने माफ नहीं किया तो हमारा परिवार 7 दिन के अंदर पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा, जल्दी से उसे माफी मांगो। वो खुद से ही उसे फोर्स कर रहे होते हैं कि उसके सामने झुककर वो माफी मांगे। वो उनके सामने झुक तो जाता है लेकिन फॉक्स फेरी वहाँ से धीरे धीरे उड़ते हुए वहाँ से चली जाती है। लेकिन ग्रैंडपा अभी भी सियाओ को उससे माफी मांगने के लिए कह रहे होते हैं और कहते हैं कि जल्दी से माफी मांगो नहीं तो ये परिवार खत्म हो जाएगा। सिया को भी अपने बच्चे की फिक्र हो रही होती है, इसलिए वो सियाओ से कहती है कि जल्दी से उसे माफी मांग लो क्योंकि हमारा बच्चा भी अभी इस दुनिया में नहीं आया है और क्या पता उसकी वजह से हमारा बच्चा मर गया तो। अब ये सुनकर सियाओ फॉक्स फेरी से ऐसे माफी मांग रहा था जैसे कि वो उसके ऊपर एहसान कर रहा हो और सिया भी फुल एटीट्यूड के साथ कह रही होती है कि सियाओ ने उसे माफी मांग लिया है, जल्दी से वो उसे माफ कर दे। ये दोनों
माफी तो मांग रहे होते हैं, लेकिन इनके माफी में बिल्कुल भी फीलिंग नहीं होती है, वो बिल्कुल भी दिल से माफी नहीं मांग रहे होते हैं। और फॉक्स फेरी भी इनकी बातें बहुत ही अच्छी से समझ रही होती है। वो माफी देने से साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि तुम्हारे परिवार के ऊपर जो कुछ भी आएगा वो खुद से ही हैंडल करो। सिया इसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि एक बार सिया अपने बच्चे को जन्म दे दे, उसके बाद मैं तुमसे बदला लूंगा। इधर ग्रैंडपा इस बात को लेकर इतना ज्यादा सोचते हैं कि उन्हें तुरंत हार्ट अटैक आ जाता है। वो लगभग मर रहे होते हैं और कोई भी उनकी मदद नहीं कर पा रहा होता है। सियाओ सोचता है कि उसे अपने ग्रैंडपा को किस तरीके से बचाना चाहिए। वैसे सियाओ यह मानता था कि जो उसका बच्चा जन्म लेने वाला है वो अमर देवता की तरह पैदा होगा, उसके पास काफी सारे पावर होंगे। और ये सारी झूठी बातें सिया ने उसे बताई थी ताकि वो उस पर ज्यादा भरोसा करे। बिल वो तो किसी अमर प्राणी को ढूंढने के लिए चला जाता है ताकि वो उसकी ग्रैंडपा की जान बचा सके, लेकिन उसके जाते ही ग्रैंडपा की तबीयत एक बार फिर से खराब होती है और वो वहीं पे मर जाते हैं। दूसरी तरफ फॉक्स फेरी के गुरु रेड डस्ट इमोर्टल लॉर्ड से मिलते हैं। फॉक्स फेरी वापस आकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और इंसानी दुनिया में जो कुछ भी उसके साथ हुआ था वो सारी बातें एक एक करके अपने गुरु को बताती है। गुरु से कहते हैं, प्यारी सी लोमड़ी, मैंने तुम्हें इंसानी दुनिया में तुम्हारी एक आपदा की वजह से मैंने तुम्हें यहाँ पे भेजा था। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो जाएगा। वैसे तुमने अपनी सभी परीक्षाएं पार कर ली है तो तुम्हें अमर बनने की कोशिश करनी चाहिए। ये सुनकर वो उसे कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती है और फिर वो अपना टूटा हुआ जेड ऑर्ब उन्हें दिखाती है। गुरु को ये देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। वो मन में सोचते हैं कि अगर उन्हें पता होता है कि उसके साथ इंसानी दुनिया में ये सब होने वाला है तो वो गॉड से लड़ाई करके उसे उस दुनिया में बिल्कुल भी नहीं भेजते। एक्चुअली में गुरु जो थे ना वो फॉक्स फेरी से प्यार करते थे, इसलिए जब भी वो उन्हें टच करती उनके लाल गाल हो जाते, लाल कान हो जाती और वो पूरी तरीके से साए होने लगते हैं। इसलिए वो इससे अपना ध्यान हटाने के लिए फॉक्स फेरी के टूटे हुए जेड ऑर्ब को देखते हैं और उसे अपनी शक्तियों से वापस से पूरी तरीके से ठीक करने की कोशिश करते हैं। थोड़ी ही देर में वो टूटे हुए जेड ऑर्ब को लगभग पूरी तरीके से ठीक करके उसे वापस कर देते हैं। वेल गुरु ने तो जेड ऑर्ब को लगभग पूरी तरीके से ठीक कर दिया होता है। आखिरी की कुछ चीजें बची होती हैं जिन्हें वो ठीक नहीं कर सकते थे, इसलिए वो उसे ठीक करने के लिए फॉक्स फेरी को वो किंग क्वीन फेरी के बारे में बताते हैं जो कि जेड ऑर्ब के बची कुछ सभी चीजों को ठीक कर सकती हैं और वो इंसानों की दुनिया में 3 दिन के बाद जाने वाली हैं। फॉक्स फेरी ये जानकर खुश हो जाती है। दूसरी तरफ हम सियांग और सिया को देखते हैं। ग्रैंडपा के चले जाने के बाद ये लोग काफी सैड होते हैं, लेकिन इन्हें दूसरी बात की भी टेंशन होती है कि कुछ ही दिन बाद इनके परिवार के ऊपर आपदा आने वाली है। आखिर ये लोग उस चीज से कैसे बचे। वो काफी समय से किसी भी अमर प्राणी को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें काफी समय तक किसी का भी पता नहीं चलता है। तभी यहाँ पे एक भागते हुए नौकर आता है जो कि ये भी उसी फेरी क्वीन के बारे में बताता है, जिसके बारे में जानकर ये लोग काफी खुश होते हैं और वो लोग उससे मिलने के लिए निकल जाते हैं। उसी तरफ फॉक्स फेरी उस जगह पे पहले पहुंच जाती है जहाँ पे फेरी क्वीन आने वाली थी, जहाँ पे उसका जेड ऑर्ब भी पहले से रखा होता है जो कि उसके गुरु द्वारा पहले ही क्वीन फेरी के पास भेज दिया गया था। उसे वो यहाँ पे देखकर काफी खुश होती है, लेकिन तभी यहाँ पे सियांग और सिया भी आ जाते हैं और फॉक्स फेरी को यहाँ पे देखकर उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। सियांग उसे देखकर उसे पूछता है कि वो परिभवन में क्या कर रही है और फिर वो अपने ग्रैंडपा के बारे में बताता है कि उसकी वजह से उसकी ग्रैंडपा की डेथ हो गई और फिर वो हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फॉक्स फेरी उसके हाथ को रोकती है और उसके बाद वो उसे धक्का दे देती है। वो सोचता है कि वो इतनी ज्यादा ताकतवर कैसे हो गई, लेकिन फिर भी वो उसे कहता है कि अपने पावर का मेरे सामने शो ऑफ मत करो, क्योंकि 3 दिन के बाद यहाँ पे किंग क्वीन फेरी आने वाली है और उससे मैं अपने परिवार के लिए मदद मांगूंगी। जब वो अपना आशीर्वाद देगी तब तुम्हारा श्राप खत्म हो जाएगा और उसके बाद हमारे परिवार में कोई भी नहीं मरेगा। ये सुनकर वो उन पे हंसती है और कहती है कि तुम्हें इतना विश्वास है कि जब तुम क्वीन फेरी से मिलोगे तो वो तुम्हारे परिवार के ऊपर आशीर्वाद देगी, इसलिए क्वीन फेरी भी चू फैमिली को आशीर्वाद देगी और उनकी सुरक्षा करेगी। सियांग उसे कहता है कि ऐसा जरूर होगा क्योंकि सिया प्रेग्नेंट है और वो बहुत ही जल्द पूर्वजों को जन्म देने वाली है। वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तभी सिया कहती है कि मैंने सुना है कि यहाँ पे देवताओं का बहुत सारा खजाना है, कहीं ये खजाना चुराने तो नहीं आई है ना? फॉक्स फेरी कहती है कि तुम बताओ तुम यहाँ पे कैसे आ गए हो? ये सुनकर वो उसे कहता है कि मैं बहुत सारे पैसे यहाँ पे करता हूँ, इसीलिए ये जगह जिसके कंट्रोल में है वो मुझे यहाँ पे आसानी से आने जाने देता है। सुनकर वो सोचती है कि ये जगह तो पूर्वजों के लिए रखी गई है, लेकिन इंसानी लोग इसका गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, उन्हें सबक सिखाना होगा। ये सुनकर उससे गुस्सा आ जाता है और तुरंत अपने लोगों को इसे जान से मारने के लिए आगे भेज देता है। फेरी अकेले ही उन सभी का सामना कर रही होती है और देख करके आपस में सोचने लगते हैं कि शायद थोड़ी ही देर के अंदर इनके आदमी फॉक्स फेरी को खत्म कर देंगे और उसके बाद फॉक्स फेरी की बॉडी को ये लोग क्वीन फेरी को दे देंगे और इससे क्वीन फेरी इनसे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगी। वो आपस में बात करके मन ही मन काफी खुश हो रहे होते हैं, लेकिन इतने देर में फॉक्स फेरी इनके सभी लोगों को लगभग खत्म कर चुकी होती है और तभी वो वीक महसूस कर रही होती है, इसलिए वो जेड ऑर्ब से शक्ति सोखने के लिए उसे अपने पास खींचती है। इन दोनों को ऐसा लगता है कि इसने क्वीन फेरी की चीजों को चुरा लिया है, इसलिए वो उसे लेने के लिए वापस से उसके पास अपने लोगों को भेजता है। लेकिन फेरी इस समय तक ताकतवर हो चुकी होती है। वो अपना असली रूप दिखाती है जिसे देखकर सभी डर जाते हैं और उससे दूर हट जाते हैं। सियांग फॉक्स फेरी से कहता है कि जल्दी से उस खजाने को वापस कर दो क्योंकि वो क्वीन फेरी का है और अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो मैं इसके बारे में फेरी स्वामी को बता दूंगा और वो तुरंत क्वीन
फेरी को इसके बारे में बता देंगे और उसके बाद तुम खत्म हो जाओगी। यह सुनकर फॉक्स फेरी उसे डराने के लिए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है और ऐसा दिखाने की कोशिश करती है कि वो उसे जान से मारने वाली है। देखकर सियांग बुरी तरीके से डर जाता है। फॉक्स फेरी उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि आइंदा मेरे रास्ते में आने की हिम्मत मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और फिर वो अपनी दुनिया में वापस चली जाती है। सियांग को ये अपमान बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए वो फैसला करता है कि वो इन सारी चीजों के बारे में तुरंत फेरी स्वामी को इसके बारे में बता देगा, जो कि यहाँ की देख रेख करता है। दूसरी तरफ फॉक्स फेरी अपने गुरु के पास जाती है और नीचे हुई सभी चीजों के बारे में बताती है और कहती है कि अगर मुझे अमरता हासिल करना नहीं होता तो मैं उसे एक ही बार में खत्म कर देती। और फिर वो गॉड के नियमों को लेकर गुस्सा करने लगती है और बिजली कड़कने लगती है, जिससे वो डर जाती है और तुरंत सहम जाती है। गुरु उसे समझाते हैं कि वह ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करे, नहीं तो गॉड उससे गुस्सा हो जाएंगे। वो अपने काम पे ध्यान दे और अपनी शक्तियों को बढ़ाने की कोशिश करे ताकि वो जल्द से जल्द अमरता को हासिल कर सके। फॉक्स फेरी भी गुरु की सभी बातें ध्यान से सुन रही होती है और उनके कहे मुताबिक वो सभी चीजें मान भी लेती है। पर जब भी बिजली कड़कता वो डर जाती है और गुरु से चिपक जाती है। ये देखकर वो उसे कहते हैं कि इसका परीक्षा तो बहुत ही खतरनाक होने वाला है। अगर ये बिजली से ही इतनी डर रही है तो ये अमरता कैसे हासिल करेगी। सीन कट होता है और अगले सीन में फॉक्स फेरी वापस से उसी भवन में जाती है, क्योंकि आज 3 दिन पूरे हो चुके थे और आज एक किंग की क्वीन फेरी यहाँ पे आने वाली थी सभी को आशीर्वाद देने के लिए। 3 दिन पहले जो कुछ भी हुआ था सियाओ की वजह से, इसलिए वो जेड ऑर्ब अपने साथ लेकर चली गई थी, लेकिन यहाँ पे सब कुछ शांत था, इसलिए वो जेड ऑर्ब को वापस से उसकी जगह पे रख देती है और इंतजार करने लगती है क्वीन फेरी के आने का और आशीर्वाद देने का। दूसरी तरफ सियांग और सिया भी फेरी स्वामी के साथ भवन में आ रहे होती हैं और फॉक्स फेरी के बारे में बता रहे होते हैं। फेरी स्वामी ये सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं, क्योंकि इन दोनों ने उन्हें ये विश्वास दिला दिया था कि फॉक्स फेरी एक राक्षस है और इसने यहाँ के कई सारे महत्वपूर्ण खजाने को चुरा लिए हैं। उन्हें विश्वास दिलाने के लिए सियाओ यहाँ तक कह देता है कि उस फॉक्स फेरी ने उसके पूर्वजों के कई सारे खजाने भी चुरा लिए हैं। ये सब सुनकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि अगर मुझे पता चला कि वो तुम लोगों की वजह से यहाँ पे आई है तो मैं तुम लोगों को भी यहाँ से भगा दूंगा। तभी उनकी नजर फॉक्स फेरी पे पड़ती है, जो कि पास ही में खड़ी होती है आशीर्वाद के लिए। वो वहाँ पे आते हैं और शहरी स्वामी उससे कहते हैं कि तुम तो एक फॉक्स फेरी हो, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। ये सुनकर फॉक्स फेरी कहती है कि मुझे भी पता है कि आप क्वीन फेरी के शिष्य हैं, तो यहाँ पे बुरी चीजें कैसे कर सकते हैं। ये सुनकर वो कहते हैं कि जब तुम्हें पता है कि मेरे पीछे कौन है तो यहाँ आने की साहस कैसे कर सकती हो और तुम कैसे यहाँ के खजाने को चुरा सकती हो। सियांग आगे बढ़ता है और उस जेड ऑर्ब को देखता है और उसे ध्यान से देखने के बाद वो उससे कहता है कि लगता है कि इसने क्वीन फेरी के खजाने के साथ अपने जेड ऑर्ब को पूरी तरीके से बदल दिया है, क्योंकि ये लास्ट टाइम की तरह साइन नहीं कर रहा है। सिया कहती है कि मैंने भी सुना है कि ऐसे दिव्य प्राणी की चीजों को चुरा कर अगर कोई लंबे समय तक उसकी पूजा करता है तो उसे भी आध्यात्मिक शक्ति मिल सकती है, शायद ये इस वजह से ये सब कर रही है। और फिर सियांग उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार भी फॉक्स फेरी उससे पीछे कर देती है। ये सब देखकर वो भवन स्वामी से कहता है कि ये खजानों की अदला बदली कर रही है और आप आराम से देख रहे हो, हमें इसे खत्म कर देना चाहिए। ये सुनकर फॉक्स फेरी कहती है कि उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो मुझे खत्म कर सके। ऐसा कहते हुए अपने पास से अपने गुरु का लिखा हुआ लेटर निकालती है और इन्हें दे देती है, जिसमें ये लिखा होता है कि अगर किसी ने भी फॉक्स फेरी के साथ गलत करने की कोशिश की या फिर उसे परेशान करने की कोशिश की तो उसे इस भवन से निकाल दिया जाएगा। असल में गुरु ने ये सारी चीजें पहले ही लिख दी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि इंसानी दुनिया इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं है और वहाँ पे जाने के बाद फॉक्स फेरी को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने पहले से ही लेटर लिख दिया होता है और इसे दे दिया होता है। लेकिन जैसे ही शहरी स्वामी उस लेटर को देखता है वो उसे रियल मानने से मना कर देता है और कहता है कि मेरी गुरु सिर्फ और सिर्फ क्वीन फेरी है और कोई और नहीं है, उनके अलावा मुझे कोई भी नहीं निकाल सकता है। लेकिन शहरी स्वामी को ये नहीं पता होता है कि क्वीन फेरी भी गुरु की ही शिष्य है। तो शहरी स्वामी को तो इन सारी चीजों की नॉलेज नहीं होती है। वो फॉक्स फेरी पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम फॉक्स फेरी होने के बावजूद भी यहाँ पे आकर तमाशा क्रिएट कर रही हो, मैं तुम्हारी सभी शक्तियों को सोख लूंगा और तुम्हें एक इंसान बना दूंगा। ऐसे कहते हुए अपने पास से मैजिकल ग्रीन लॉकेट निकालते हैं, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता है। उससे वो फॉक्स फेरी की शक्तियों को उसमें खींचने की कोशिश करते हैं और एक जादुई घेरा बना देते हैं, जिसमें से फॉक्स फेरी भाग नहीं पाती है और धीरे धीरे उसमें रहने की वजह से उसकी शक्तियां सुन पड़ जाती हैं। फिर सियांग उससे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो उसे धक्का देते हुए पीछे कर देती है। इसी बात का फायदा उठाते हुए सिया तुरंत एक तलवार लेती है और फॉक्स फेरी के ऊपर हमला कर देती है। चोट लगने पे वो थोड़ी कमजोर पड़ती है और सियांग तुरंत उसे पकड़ लेता है और उसके घुटने पे उससे बैठा देता है। फॉक्स फेरी कहती है कि मुझे पता है कि क्वीन फेरी ने तुम्हें ये जेड पत्थर बुरी शक्तियों को पकड़ने के लिए, उन्हें खत्म करने के लिए दिया होगा, ना कि किसी अच्छी शक्ति को इस तरीके से परेशान करने के लिए, इसलिए शांत हो जाओ। लेकिन वो उसकी बातें नहीं सुनता है। सिया के हाथ से तलवार लेता है और उससे कहता है कि आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जैसे वो तलवार से उसका धड़ अलग करने वाला होता है तभी यहाँ पे क्वीन फेरी आ जाती है, जो कि अपनी पावर से सबसे पहले अपने शिष्य को रोकती है। अपने गुरु को देखते ही फॉक्स फेरी के बारे में वो क्वीन फेरी को बताने लगता है, लेकिन क्वीन फेरी उसकी बातें सुनने के बावजूद भी उसे थप्पड़ मारती है और फिर वो फॉक्स फेरी को छुड़ाते हुए इसके पास आती है और कहती है कि तुम सभी को पता है कि ये कौन है जो इसके साथ इस तरीके की घिनौनी हरकत कर रहे हो। ये लोग फेरी को एक बार फिर से समझाती हैं और अमर लेटर को भी दिखाते हैं कि ये यहाँ पे धोखाधड़ी करने के लिए आई है। लेकिन क्वीन फेरी उस लेटर को पहचान लेती है और कहती है कि अंधे इंसान, ये मेरे
गुरु का लेटर है, आखिर कोई इसका डुप्लीकेट कैसे बना सकता है। और फिर वो सभी को उसे दिखाने लगती है। सभी मोहर को देखते हैं और पहचान लेते हैं कि हाँ वो सच बोल रही है। और इसके बाद सियाओ उसके ऊपर इल्जाम लगाता है कि इसने आपके खजाने को भी बदलने की कोशिश की थी, आप इसके ऊपर क्या कहोगे। क्वीन फेरी उस लेटर को अपने शिष्य को भी देती है और कहती है कि इसे देखो ध्यान से, ये मेरे गुरु का है। जिस चोरी के बारे में तुम सब बात कर रहे हो ये तो खुद भी फेरी है, आखिर इसे खजाना चुराने की कैसी जरूरत पड़ गई। और फिर वो अपने लोगों को बुलाती है और अपने शिष्य को वहाँ से पकड़ कर ले जाने के लिए कह देती है ताकि वो बाद में अपने शिष्य को सजा दे सके। इसके बाद वो जिस काम के लिए यहाँ पे आई थी उसके बारे में सभी से कहने लगती है। क्वीन फेरी का आशीर्वाद बहुत ही ज्यादा खास था क्योंकि वो बहुत ही कम लोगों को अपनी आशीर्वाद देती थी और उसके आशीर्वाद के भी कुछ अलग नियम थे। वो बताती है कि सिर्फ वो उसी पर्सन को आशीर्वाद देगी जो इस जेड ऑर्ब को सक्रिय कर सकता है, नहीं तो सबको यहाँ से खाली जाना पड़ेगा। ये सुनकर सभी इसके लिए मान जाते हैं और एक एक करके आगे बढ़कर उस जेड ऑर्ब को टच करते हैं ताकि ये उनकी अच्छे कर्मों को महसूस करके सक्रिय हो जाए। लेकिन बारी बारी आने के बाद कई सारे लोग आते हैं जाते हैं लेकिन ये जेड ऑर्ब तो सक्रिय नहीं होती है। ये देखकर सभी लोग सोच रहे होते हैं कि कहीं इसने सच में उस खजाने को बदल तो नहीं दिया है जिस वजह से ये अपना काम नहीं कर रहा है। ये सारी चीजें थोड़ी देर तक ऐसे ही चलती रहती है जब तक कि आखिर में वो लड़की नहीं आती है। जैसे वो लड़की उस जेड ऑर्ब को टच करती है उसके अंदर कुछ खास बातें होती हैं। उसने हमेशा से ही अच्छे कर्म किए होते हैं और उसके छूने से यहाँ पे ब्लू कलर की तरंगे निकलने लगती हैं जिससे ये पता चलता है कि ये जेड ऑर्ब कुछ ही देर के अंदर सक्रिय होने वाला है। लेकिन थोड़ी ही देर के अंदर वो रोशनी बंद हो जाती है क्योंकि ये लड़की उतनी भी ज्यादा भाग्यशाली नहीं होती है कि वो जेड ऑर्ब को पूरी तरीके से जगा सके। ये सारी चीजें देखते हुए क्वीन फेरी कहती है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो कि इतना ज्यादा अच्छा हो जो ये जेड ऑर्ब को पूरी तरीके से सक्रिय कर सके, इसलिए मैं किसी को भी आशीर्वाद नहीं देने वाली हूँ। लेकिन आप लोगों की जो मेरे ऊपर आप लोगों ने हजारों सालों से आस्था रखी है उस वजह से मैं आप लोगों को कुछ आशीर्वाद देकर जाऊंगी। ये सुनकर सियांग और सिया को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो लोग अकेले ही क्वीन फेरी से आशीर्वाद लेना चाहते थे, इसलिए वो उसे रोकते हैं और कहते हैं कि हमें मौका नहीं मिला है उस जेड ऑर्ब को टच करने का और उसे सक्रिय करने का। फॉक्स फेरी तो अपने जेड ऑर्ब के सामने इन दोनों को आने भी नहीं देना चाहती थी, इसीलिए वो साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि तुम दोनों को उसके आसपास भी नहीं जाना है। लेकिन ये लोग बात ही नहीं मानते हैं। ये इतनी ज्यादा बहस करने लगते हैं और इतनी ज्यादा बदतमीजी करने लगते हैं कि फॉक्स फेरी को इन लोगों को भी चांस देना पड़ जाता है। वह कहती है कि ठीक है जाओ देख लो, अगर मन और तन दोनों जगह से तुम दोनों अच्छे हुए तो तुम्हें आशीर्वाद जरूर मिलेगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें सजा तो जरूर मिलेगी। ये बात तुम दोनों याद रखना क्योंकि सजा सिर्फ तुम दोनों को ही मिलेगी। अब ये सुनने के बावजूद भी ये लोग उसकी बातों को अनदेखा कर देते हैं और सबसे पहले सिया उस जेड ऑर्ब को टच करने के लिए आगे बढ़ती है क्योंकि कोई परिवार का वंशज उसके पेट में था और वो कोई परिवार से जुड़ी हुई थी, इसीलिए उसके टच करने से ये जेड ऑर्ब चमक उठता है। लेकिन थोड़े ही देर के अंदर ये वापस से शांत हो जाता है। ये देखकर यांग फैसला करता है उस जेड ऑर्ब को टच करने के लिए, लेकिन जैसे वो आगे बढ़ता है वो जेड ऑर्ब तो खुद ब खुद उसके आगे पीछे घूमने लगती है क्योंकि इसका रिश्ता फेरी के साथ जुड़ा हुआ था और फेरी का स्मेल इसकी बॉडी में भी था, इसलिए वो इसके आसपास घूमने लगता है। लेकिन थोड़ी ही देर के अंदर वो वापस से अपनी जगह पे चला जाता है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और कहता है कि अब तो मैं ही राजा बनने वाला हूँ। और फिर वो आगे बढ़ के उस जेड ऑर्ब को टच करता है। वो जेड ऑर्ब सक्रिय हो जाती है और उसमें से तेज सी किरण आसमान में जाती है। अभी खुश होते हैं कि सियांग ही अकेला वो पर्सन है जिसे क्वीन फेरी का आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन अगले ही पल उसकी बॉडी के ऊपर आसमान से बिजली गिर जाती है। ये इसकी सजा होती है। फॉक्स फेरी कहती है कि तुम कभी भी मत सोचना कि ये जेड ऑर्ब तुम्हारे वजह से सक्रिय हुआ, क्योंकि यहाँ पे और भी बहुत अच्छे लोग हैं जिनकी अच्छाई से ये जेड ऑर्ब सक्रिय हुआ है। मैं तुम दोनों में से किसी को भी कुछ भी नहीं देने वाली हूँ। और ऐसा कहते हुए वो अपने जेड ऑर्ब के साथ वहाँ से गायब हो जाती है क्योंकि उसका जेड ऑर्ब अब पूरी तरीके से ठीक हो चुका था और अब बारी थी क्वीन फेरी का आशीर्वाद देने की। इसीलिए वो ऐसा करती है कि यहाँ पे सभी लोगों ने ट्राई किया था, किसी को भी अकेला आशीर्वाद नहीं मिला और जिसे आशीर्वाद मिलना चाहिए था वो पहले से ही बुरा था। इसलिए वो ऐसा करती है कि यहाँ पे सोने की बारिश करा देती है। सोने का साइज बहुत ही ज्यादा छोटा होता है जिसे हम हाथों में पकड़ नहीं सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं। और जब वो बारिश में लोग खड़े होते हैं उनकी पीड़ा, बीमारी, दर्द जो कुछ भी होता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है और इनकी बदकिस्मती भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। लेकिन सियांग और सिया इतने ज्यादा बदकिस्मत होते हैं कि उन्हें वो सोने की बारिश दिखाई नहीं देती है क्योंकि इन दोनों को आशीर्वाद नहीं मिला था। आशीर्वाद ना मिलने पे सियाओ इसका भी कारण सिर्फ और सिर्फ फॉक्स फेरी को ही ठहराता है और कहता है कि उसकी वजह से ही हमें आशीर्वाद नहीं मिला है। दूसरी तरफ फॉक्स फेरी अपने जेड ऑर्ब के सहारे उसकी सोल, उसकी बॉडी जितनी ज्यादा दुख और पीड़ा सही हुई थी वो सभी चीजें रिकवर करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन सब कुछ सही होने के बावजूद भी उसकी शक्तियाँ उसे ही नुकसान पहुँचा देती है। गुरु तुरंत आते हैं और उसे संभालते हैं। गुरु को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि सब कुछ ठीक करने के बावजूद भी इसकी शक्तियाँ इसे ही नुकसान क्यों पहुँचा रही है। तभी फॉक्स फेरी को याद आता है कि उसने अपने हस्बैंड के साथ एक और रिश्ता भी बनाया था, प्यार का एक ऐसा अनोखा रिश्ता जिसे बहुत ही कम लोग बनाते हैं। जब दोनों की शादी हुई थी तब दोनों ने अपने बाल के कुछ टुकड़ी को काट कर आपस में जोड़ दिया था और एक अलग से रिश्ता बनाया था ताकि इनके रिश्ते पे कोई आंच ना आए। इस वजह से फॉक्स फेरी अभी भी अपने हस्बैंड के साथ जुड़ी हुई थी और एक इंसान के साथ जुड़ने की वजह से वो अमरता हासिल नहीं कर सकती थी,
इसीलिए उसे वापस आकर अपने बाल के टुकड़े को वापस लाना था। लेकिन इस बार गुरु नहीं चाहते थे कि वो अकेले उस दुनिया में जाए, क्योंकि ये जब भी उस दुनिया में जाती इसके साथ कुछ ना कुछ गलत हो जाता। इसलिए गुरु उसे रोकने की कोशिश करते और कहते हैं कि कुछ काम मेरा है उसे खत्म हो जाने दो, फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन वो बात नहीं मानती है और अकेले ही उस दुनिया में वापस चली जाती है। इधर सियांग को जब क्वीन फेरी का आशीर्वाद नहीं मिलता है तब वो गुस्सा हो जाता है और आसपास की चीजों को तोड़ने लगता है। तभी यहाँ पे सिया आती है, उसे शांत करने की कोशिश करती है और उसे सूप देती है, लेकिन वो सूप पीने से मना कर देता है और कहता है कि उसका दिमाग बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है। फिर सिया उसकी शादी की एक फोटोग्राफ देती है। फोटोग्राफ देकर वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उस लड़की के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया था। वो उस फोटो को फोटो फ्रेम से बाहर निकालता है, तब उसके अंदर इसका और फॉक्स फेरी की बाल एक साथ रखा हुआ था। वो उसे लेता है और कहता है कि देखो मैं उससे कितना ज्यादा प्यार करता था, लेकिन उसने मेरी जिंदगी पूरी तरीके से तबाह कर दी। मैं इस बाल को अब जला दूंगा। ऐसा कहते हुए उसे जलाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी यहाँ पे फॉक्स फेरी आती है और उसे रोकती है। वो पहले अपने पावर से कैंडल को बुझा देती है। सिया उसे देखकर उसे पूछता है कि तुम यहाँ पे किस लिए आई हो। वो कहती है कि मेरी कुछ चीजें यहाँ पे रह गई है, मैं उसे यहाँ से ले जाने के लिए आई हूँ। इन दोनों को ऐसा लगता है कि शायद वो पैसा खजाने के बारे में बात कर रही है, इसीलिए वो उसे कोई परिवार का कुछ भी देने से साफ साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि अब सारी की सारी चीजें सियाओ के बेटे की होने वाली है। फॉक्स फेरी कहती है कि मुझे पैसे और कीमती चीजें में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं अपना बाल लेने के लिए आई हूँ जो तुम्हारे हाथ में है। सियाओ से पूछता है कि तुम्हें इसकी क्या जरूरत है, तब वो बताने से मना कर देती है। ये सुनकर वो अपने पास से लाइटर निकालता है और बाल को जलाने की कोशिश करता है। फॉक्स फेरी उसे रोकती है और कहती है कि ये बाल उसके लिए जरूरी है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ एक अलग रिश्ते में बंधे हुए हैं, तो इससे उसके परिवार को भी नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए वो उसे नष्ट ना करे। क्योंकि जो 7 दिन बाद ये कोई परिवार पूरी तरीके से खत्म होने वाला है वो आज ही खत्म हो जाएगा, इसलिए वो उसके बाल को वापस कर दे। सियांग ये सुनकर उसके बाल को वापस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे सिया को पता चलता है कि ये बाल के टुकड़े फॉक्स फेरी के लिए बहुत ही ज्यादा कीमती है, वो उस बाल के टुकड़े को वापस खींच लेती है। सियांग उसे कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, मेरा परिवार खत्म हो जाएगा। तब सिया आगे बढ़ती है और फॉक्स फेरी के साथ एक समझौता करती है और कहती है कि जब तक मेरा बच्चा जन्म नहीं लेता है तब तक तुम हमारे परिवार की हिफाजत करो और तभी मैं ये बाल तुम्हें वापस करूंगी। क्योंकि अब इन्हें पता चल गया था कि ये बाल फॉक्स फेरी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो वो इसे कंट्रोल करने की कोशिश करने लगते हैं और अपने परिवार की हिफाजत करने के लिए उसके ऊपर फोर्स करते हैं। और फॉक्स फेरी साफ साफ इन लोगों को मदद करने से मना कर देती है, और क्योंकि ये लोग उसे पहले कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, वो इस बात से गुस्सा होकर सियाओ के ऊपर हमला कर देती है। फॉक्स फेरी ने गॉड के रूल को तोड़ते हुए इंसानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी और सियाओ को चोट पहुंचाया था, इसलिए गॉड के थ्रू उसके ऊपर बिजली गिराई जाती है और उसे चोट पहुंचती है। फॉक्स फेरी को चोट लगते हुए देखकर सियाओ को काफी खुशी होती है और वो कहता है कि इसे और भी ज्यादा चोट लगनी चाहिए। लेकिन तभी यहाँ पे फॉक्स फेरी का गुरु आ जाता है, जो कि स्वर्ग के दंड से फॉक्स फेरी को बचा लेता है और स्वर्ग के दंड को अपने ऊपर ले लेता है, जिस वजह से उसे भी चोट लग जाती है। लेकिन वो फिर भी फॉक्स फेरी को बचा लेता है। फॉक्स फेरी उसे पूछती है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है, आखिर उसने गॉड के काम में दखल अंदाजी क्यों की। गुरु तो अपनी चोट की फिक्र नहीं करता है, वो तो फॉक्स फेरी से पूछता है कि क्या वो ठीक है। इन दोनों को साथ में देखकर सियाओ को जेलसी होने लगती है और वो फॉक्स फेरी से पूछता है कि बताओ ये कौन है और तुम्हारे इतने ज्यादा क्लोज क्या कर रहा है, क्या तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करती हो और ये सारी चीज कब से चल रही है। ये सुनकर फॉक्स फेरी समझाती है कि ये उसे प्यार नहीं करती है, ये उसका गुरु है। लेकिन क्या कहता है कि जिस तरीके से उसने तुम्हारी जान बचाई और जिस तरीके से वो तुम्हें देखता है, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि वो तुम्हारा गुरु है। गुरु फॉक्स फेरी को शांत करता है, पावर का यूज करता है और बाल के टुकड़े अपने पास खींचता है। फिर वो सियाओ के बाल को वहीं पे जला देता है और फॉक्स फेरी के बालों को ले लेता है और कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये सुनकर वो कहती है कि जब मैं सब कुछ यहाँ से लेकर जा ही रही हूँ तो मैं अपनी आखिरी चीज भी उससे ले लेती हूँ। ऐसा कहते हुए वो आगे बढ़ती है और कहती है कि कुछ साल पहले तुम्हारा कार एक्सीडेंट हुआ था जिसमें तुमने अपने पैर खो दिए थे और तुम्हारे वजह से मुझे उस समय बहुत सारी पीड़ा सहना पड़ा था, इसलिए इस बार मैं सब कुछ अपने साथ लेकर जाऊंगी। ये सुनकर वो उससे कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, उसमें तुमने मेरी जान बचाई थी। वो सिया थी जिसने मेरी जान बचाई। फॉक्स फेरी कहती है कि अच्छा ऐसी बात है। फिर वो अपने पावर का यूज करती है और जो भी उसने अपनी पवित्र ऊर्जा इसके पैरों में डालकर इसे ठीक की थी, वो सारी पवित्र ऊर्जा उसे खींचने लगती है। धीरे धीरे पीड़ा स्टार्ट हो जाती है और जैसे जैसे पवित्र ऊर्जा जाने लगती है वो कमजोर होते हुए नीचे बैठ जाता है। फॉक्स फेरी अपनी सभी ऊर्जा को खींच लेती है और कहती है कि इसने तुम्हारी ट्रीटमेंट की थी ना, तो इससे इस बार भी ट्रीटमेंट करा लेना। ऐसा कहते हुए अपने गुरु के साथ वहाँ से गायब होकर चली जाती है। सियांग वापस से डिसेबल होने के बाद बड़ा ही गुस्सा होता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड का गला पकड़ लेता है और कहता है कि सच बताओ उस समय क्या हुआ था, उस समय किसने मेरी जान बचाई थी, क्या वो सच कह रही थी। ये सुनकर वो फिर से झूठ बोलती है और कहती है कि वो तो हमारे बीच में गलतफहमी क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी और तुम भूलो मत मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम मेरे साथ अपने बच्चे को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। ये सुनकर वो तुरंत रुक जाता है और उसे माफी मांगता है। अगले सीन में हम फॉक्स फेरी को देखते हैं जो कि गुरु को लेकर उनकी दुनिया में पहुंच जाती है, जहाँ पे गुरु की हालत काफी खराब होती है और वो अचानक से बेहोश हो जाता है। ये देखकर वो उनकी सेवा करने लगती है और वहीं पे सो जाती है। समय के बाद जब उसकी आंखें खुलती है तब उसके गुरु थोड़े सही सलामत होते हैं और उसे प्यार से अपने पास
पास सुलाए होते हैं। जैसे उसकी आंखें खुलती है वो अपने गुरु को सही सलामत देखकर काफी खुश होती है। वो कहती है कि उसने सोचा था कि उसके गुरु मर गए। फिर वो अपने गुरु को डांट लगाती है कि वो उसकी वजह से स्वर्गीय दंड को अपने ऊपर क्यों ले लिए। अगर उसकी वजह से उन्हें कुछ भी हो जाता तो वो दुनिया में इकलौती ऐसी फॉक्स फेरी बन जाती जिसने अपने गुरु की जान खुद से ले ली। ये सुनकर गुरु हंसने लगते हैं। तब फॉक्स फेरी कहती है कि आइंदा आप ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आपकी वजह से मैं मर जाऊंगी। ये सुनकर वो उन्हें मना करते हैं और कहते हैं कि ऐसी बातें ना कहो। फिर वो फॉक्स फेरी से पूछते हैं कि उसने गुरु को कैसे ठीक किया। फॉक्स फेरी बताती है कि उसने उनके लिए कई तरह की खास जड़ी बूटियां लेकर आई और उनके लिए एक अमृत गोली बनाई। ये सुनकर वो उस गोली के बारे में सोचने लगते हैं। गुरु को याद आता है कि उसने किसी बुक में उस सेम गोली के बारे में पढ़ा था और उसके बारे में जानने के लिए उसने अपने गुरु से इसके बारे में बात की थी। अब गुरु के गुरु ने गुरु को उस गोली के बारे में बताया कि वो गोली कितनी ज्यादा दुर्लभ है, उसकी जड़ी बूटियों को हासिल करने में कितना ज्यादा समय लगता है और उसे बनाने में कितनी ज्यादा पीड़ा का सहन करना पड़ता है। गुरु को जब वो सारी बातें याद आती हैं तब वो फॉक्स फेरी से पूछता है कि उसने इतना सब कुछ क्यों किया। फॉक्स फेरी बताती है कि वो उनके गुरु हैं और उनके लिए इतना सब कुछ करना आम बात है क्योंकि गुरु ने भी हमेशा ही उनकी मदद की है। ये सुनकर वो उसे कहते हैं कि ठीक है और फिर वो फॉक्स फेरी से प्यार वाली बातें करने लगते हैं जिससे फॉक्स फेरी की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो समझ नहीं पाती है कि वो गुरु के साथ क्या बातचीत करे, इसलिए वो बहाना बनाती है और फल लाने के लिए वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में गुरु फॉक्स फेरी को अमरता हासिल करने के लिए जो छोटी मोटी चीजें होती हैं जिससे वो अपने आप को पावरफुल बना सकती है वो सारी चीजें उसे सिखाने लगते हैं और देखते ही देखते फॉक्स फेरी अपने जेड ऑर्ब को पूरी तरीके से ठीक कर लेती है और अमरता हासिल करने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार हो जाती है। फॉक्स फेरी भी काफी खुश होती है क्योंकि वो अमरता को हासिल करके अपने गुरु के बराबर हो सकती थी और गुरु भी उसे इन सारी चीजों में पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं और इसके बाद वो उसकी अमरता हासिल करने के लिए उस जगह को फाइनल करते हैं जो कि इंसानी दुनिया का वही सेम भवन होता है जिसके लिए वो क्वीन फेरी के पास मैसेज भेज देते हैं ताकि क्वीन फेरी को भी इसके बारे में पता चल जाए और वो पूरी तैयारियां पहले से कर ले। दूसरी तरफ क्वीन फेरी को भी जब इन सारी चीजों के बारे में पता चलता है तब वो भी फॉक्स फेरी के लिए खुश होती है और सारी चीजों की तैयारियां तुरंत स्टार्ट कर देती है और फिर वो एक सम्मेलन आयोजित करती है जहाँ पे वो कुछ लोगों को भी इन्वाइट करने के लिए कह देती है ताकि वो लोग भी फॉक्स फेरी को अमरता हासिल करते हुए देख सके। दूसरी तरफ सियांग अपंग होकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो डॉक्टर को ढूंढ रहा होता है कि कोई उसे ठीक कर सके, लेकिन जब वो किसी तरीके से ठीक नहीं होता है तब वो अपना गुस्सा अपने लोगों पे ही निकालने लगता है। तभी यहाँ पे भागते हुए सिया आती है जिसे ये पता चल गया था कि कोई अमरता हासिल करने वाला है, इसलिए वो इसके बारे में सिया को बताती है कि जब वो परी अमरता को हासिल कर लेगी तब हम उससे मदद मांगेंगे और तुम ठीक हो जाओगे। इन लोगों को पता नहीं होता है कि वो फॉक्स फेरी है, इसलिए ये लोग भी वहाँ पे चले जाते हैं और वहाँ पे जाने के बाद आपस में बात कर रहे होते हैं कि वो परी से अपने सभी प्रॉब्लम्स को ठीक कर लेंगे। लेकिन जैसे वो फॉक्स फेरी को यहाँ पे देखते हैं वो हैरान हो जाते हैं। वो उसे पूछते हैं कि वो यहाँ पे क्या कर रही है, क्या वो यहाँ पे फिर से इस चीज को खराब करने के लिए आई है। फॉक्स फेरी सिया को देखती है और कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने विदेशी टेक्निक का यूज करके तुम्हारे पैर को अब तक ठीक नहीं किया। सियांग को इससे गुस्सा आता है, इसलिए वो फॉक्स फेरी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो फॉक्स फेरी को मार नहीं पाता है, जिसपे वो गुस्सा होकर इसके ऊपर ये इल्जाम लगा देता है कि ये लड़की धोखेबाज है, इसे यहाँ से निकाल देना चाहिए, नहीं तो ये समारोह को बर्बाद कर देगी। फॉक्स फेरी उन्हें कुछ नहीं कहती है, वो अपनी जगह पे जाती है और कहती है कि ये समारोह मेरे लिए ही ऑर्गेनाइज की गई है और तुम लोग मुझे इसमें से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो। मैं ही वो परी हूँ जो कि अमरता हासिल करने के लिए यहाँ पे आई हूँ। ये सुनकर तो कोई भी इसकी बातों पे विश्वास नहीं करता है। सियाओ इसके ऊपर इल्जाम लगाता है कि ये ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है क्योंकि ये तो एक राक्षस है जो कि हमेशा ही लोगों को नुकसान पहुँचाती है। इसने मेरे ग्रैंडपा को नुकसान पहुँचाया था और उनकी डेथ हो गई। ये मेरी एक्स वाइफ भी है और ये हमेशा ही झूठ बोलती है। ये यहाँ पे भी इस चीज को बर्बाद करने के लिए आई है, इसलिए इसे सबके सामने झुकाकर माफी मांगना चाहिए ताकि कोई भी आकर यहाँ पे ऐसी गलती दोबारा ना करे। ये सुनकर लोग भी इसकी बातों पे विश्वास करने लगते हैं, लेकिन फॉक्स फेरी को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसे पता होता है कि ये सिर्फ आम जनता है, ये इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। लेकिन अगले ही पल सियाओ अपने पास से वही जेट पत्थर निकालता है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। उसे वो अपने खून से सक्रिय कर देता है और हमें पता चलता है कि वो साहिल जादू को जो पकड़ के लेके जा रहे थे तभी उसके पास से ये जेट पत्थर नीचे गिर गया था और उस टाइम सियाओ ने किसी को पता लगने से पहले ही उसे अपने पास रख लिया था। वो इस टाइम उसे सक्रिय करता है और वापस से एक जादुई घेरा बना देता है जिससे फॉक्स फेरी यहाँ से बच नहीं पाए और ना ही अपने पावर का यूज कर पाए इसके अंदर रहने की वजह से। वो कुछ लोगों को आगे भेजता है उसे पकड़ने के लिए। लोग आगे बढ़ते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। पहले उसे पकड़ नहीं पाते हैं क्योंकि वो सभी के साथ अच्छे से फाइट कर रही होती है, लेकिन लोग ज्यादा होते हैं वो उसे पकड़ लेते हैं और उसे घुटने पर ला देते हैं और फिर सियाओ उसे माफी मांगने के लिए कहता है। वो माफी मांगने से मना कर देती है, तब वो अपने पास से खंजर निकालता है और उस पे हमला करने वाला होता है। लेकिन अगले ही पल यहाँ पे गुरु आ जाते हैं जो कि इस शक्ति के घेरा को तोड़ देते हैं और साथ ही वो फॉक्स फेरी को बचा लेते हैं। फिर वो उसे गले से लग जाते हैं। उन दोनों को साथ में देखकर सियाओ को फिर से अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो उसे पूछता है कि आखिर ये फिर से यहाँ पे क्या कर रहा है, ये कौन है, क्या ये तुम्हारा साथी दूसरा दानव है जो कि हम लोगों को परेशान करने के लिए यहाँ पे आया है। फॉक्स फेरी सभी को समझाती है कि ये कोई दानव नहीं है, ना ही वो कोई दानव है, ये तो उसके गुरु है जो कि उसकी हिफाजत के लिए यहाँ पे आए हैं। वो अपने गुरु के बारे में बताने लगती है कि उसके गुरु कितने ज्यादा पावरफुल है, लेकिन सियाओ को तो ऐसा लग रहा होता है कि जेट पत्थर उसने पा लिया है, अब वो हर किसी से ज्यादा ताकतवर बन गया है, इसलिए वो जेट पत्थर का एक बार फिर से यूज करता है और फिर से जादुई घेरा बनाता है। लेकिन गुरु तो एक ही बार में उसे पूरी तरीके से तोड़ देते हैं। ये देखकर वो शॉक्ड हो
आता है और पूछता है कि ये कौन है। फेरी बताती है कि ये मेरे गुरु है, मैंने पहले ही कहा था ये बहुत ही सदा शक्तिशाली है, तुम लोग इसके सामने टिक नहीं सकती हो। ये सुनकर वो उसे कहता है कि आखिर ये कहाँ से आया है। फॉक्स फेरी कहती है कि मुझे मेरे गुरु के बारे में तुम सभी को बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तुम लोगों के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। वैसे भी तुम्हें तो सबसे ज्यादा अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में जानना चाहिए कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है भी या फिर नहीं। ये सुनकर वो उसे कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तब वो बताती है कि तुम्हारा बच्चा तो कब का मर चुका है। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है और तुरंत डॉक्टर को आवाज लगाने लगता है। कहता है कि भीड़ में कोई डॉक्टर है तो सामने आ जाए। यहाँ पे एक डॉक्टर भी मौजूद होता है जो कि सामने आता है, सिया के पल्स को चेक करता है और बताता है कि इसके गर्भ में जो बच्चा है वो तो कब का मर चुका है। यांग कहता है कि मैं फिर भी इस बात पे भरोसा नहीं करता हूँ। तब फॉक्स फेरी कहती है कि तुम्हारे परिवार के ऊपर मेरे बहुत सारे कर्ज हैं, तुम्हारे पूर्वजों ने मेरी जान बचाई, उस वजह से मैं तुम्हारे परिवार की रक्षा करते आ रही हूँ। मैंने कई बार तुम्हारे परिवार की रक्षा की, जब तुम्हारे परिवार के सभी लोगों ने धोखे से जहर खा लिया था और वो तड़प तड़प के मर रहे थे, तब मैंने उनकी पहली बार जान बचाई। दूसरी बार भी फिर से यही सारी चीजें हुई और मैं फिर से उन सभी की जान बचाई। बाद में मुझे पता चला कि तुम्हारे परिवार के जो भी रहस्य हैं वो बूढ़े इंसान जिसे भी बताते हैं उनकी जान खतरे में पड़ जाती है। इसीलिए कोई भी बूढ़ा इंसान अपने मरने के टाइम ही अपने परिवार का रहस्य वो आगे के लोगों को बताता था। तुम्हारे ग्रैंडपा ने भी मरने से पहले तुम्हारे परिवार का रहस्य तुम्हें समझाया होगा कि अगर मेरी इतनी सारी किए गए चीजों के बाद भी तुम मुझे धोखा देती हो और किसी और के साथ संबंध बनाती हो तो वो बच्चा भी मर जाएगा इस दुनिया में आने से बहुत पहले। सच्चाई जाने के बाद वापस से फॉक्स फेरी को अपनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मना कर देती है। ये सुनकर वो उसे कहता है कि तुम्हारे गुरु के साथ कुछ चल रहा है क्या। ये सुनकर गुरु शांत हो जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं था फॉक्स फेरी उसे पसंद करती भी है या फिर नहीं। लेकिन तभी फॉक्स फेरी उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि मैं अपने गुरु को पसंद करती हूँ, इसलिए तुम अपने बारे में मत सोचना। कहते हुए गुरु के साथ आगे बढ़ती है अपनी परीक्षा के लिए, लेकिन पीछे से वो चाकू से हमला कर देता है, जिस वजह से गुरु गुस्सा हो जाता है, उसे रोकता है और उसके बाद उसके ऊपर हमला कर देता है। इस स्वर्ग के विरुद्ध था कि वो इंसान के ऊपर हमला करे, जिस वजह से उसे स्वर्गीय दंड मिलने लगता है। मौसम खराब होने लगता है और वो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। फॉक्स फेरी समझाती है कि उसने दोबारा ये सारी चीजें क्यों की, लेकिन वो उसे समझाता है कि तुम्हें अमरता हासिल करना है, इसमें काफी सारी परेशानियां आएंगी, तुम्हें परेशानियों के बारे में सोचना नहीं है और अपनी अमरता को पूरा करना है। वो इस बार के स्वर्गीय दंड की वजह से धीरे धीरे मर रहा होता है, इसलिए वो अपने कुछ पावर का यूज करता है और तुरंत उसे अमरता को हासिल करने के लिए कमल के बीच में ट्रांसफर कर देता है। वो इस समय अपने गुरु के साथ रहकर उन्हें ठीक करना चाहती थी, लेकिन वो अमरता के बीच में फंस चुकी होती है, इसलिए उसे अपनी परीक्षा देनी पड़ जाती है। और तभी यहाँ पे क्वीन फेरी भी आ जाती है और गुरु को वो देखते ही उनके सामने झुक जाती है। सियाओ जब क्वीन फेरी को किसी के सामने झुकते हुए देखता है तब वो उनसे पूछता है कि ये कौन है। क्वीन फेरी बताती है कि ये मेरे गुरु हैं। फिर जब वो गुरु को ध्यान से देखती है, वो देखती है कि वो स्वर्गीय दंड से धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ये देखकर वो उनसे कहती है कि आखिर मैं आपको किस तरीके से बचा सकती हूँ। तब गुरु उसे अपने आप को बचाने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं है कि तुम मेरी जान बचा सको। मैंने अपनी मौत को अपना लिया है और मुझे पता है कि मैं कुछ ही देर के अंदर पूरी तरीके से नष्ट हो जाऊंगा, लेकिन मैं बस इतना चाहता हूँ कि फॉक्स फेरी अपनी अमरता को हासिल कर सके और बस मैं अपनी आंखों से उसे देख सकूं। इधर फॉक्स फेरी भी अपनी जीत के काफी ज्यादा क्लोज होती है। उसने अमरता को लगभग हासिल कर चुका होता है, लेकिन जैसे वो इनकी बातें सुनती है कि गुरु थोड़ी देर के अंदर नष्ट होने वाले हैं, वो तुरंत अपने सभी पावर्स का यूज करती है और स्वर्गीय दंड को बीच में ही रोकने की कोशिश करने लगती है, जिस वजह से उसे भी दंड मिलता है। वो अमरता के बीच से ही बाहर निकल जाती है। वो तुरंत अपने गुरु के पास आती है और उन्हें सही सलामत देकर खुश होती है। गुरु से कहते हैं कि तुमने ये क्या किया, तुम अमरता की बहुत ही ज्यादा क्लोज थी। लेकिन वो समझाती है कि वो अपने गुरु के साथ रहना पसंद करती है, ना कि अमरता हासिल करके अकेले रहना। फिर वो गुरु को बताती है कि वो भी सच्चे दिल से गुरु से प्यार करती है और फिर वो सामने से उन्हें किस करती है। इन दोनों के संपूर्ण किस से तरंगे बाहर निकलती हैं और दोनों के ऊपर जो दैवीय दंड आने वाला था वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। गॉड इन्हें साथ में रहने का एक और चांस देते हैं और जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं, इन दोनों को एक साथ अमरता हासिल हो जाती है। फिर वो यहाँ से जाने का फैसला करते हैं, लेकिन जब सियाओ देखता है कि फॉक्स फेरी इतनी ज्यादा शक्तिशाली है, उसने हमेशा ही सच कहा था, तब वो आगे बढ़ के उसे माफी मांगने की कोशिश करता है और उसे अपनाने की कोशिश करता है। लेकिन फॉक्स फेरी उसे साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि वो अपने गुरु के साथ बहुत ही ज्यादा खुश है। फिर वो अपने गुरु का हाथ पकड़ती है और यहाँ ऊपरी दुनिया में चली जाती है। उसके जाने के बाद यहाँ पे गोल्डन तरंगे निकलने लगती हैं, जो कि उन दोनों के प्रेम से जुड़ी हुई थी। इन तरंगों में भी बहुत ही ज्यादा खास बात होती है, जिसपे ये तरंगे गिर रही थी, उनके पास जितनी भी बीमारियां थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी। लेकिन वहीं पे सियाओ और सिया का बैड लक बहुत ही ज्यादा बुरा था। आज उनके परिवार का आखिरी दिन होता है, जिस वजह से जैसे ही फॉक्स फेरी यहाँ से चली जाती है, इनकी दंड भी स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे इनकी बॉडी से काली ऊर्जा निकलने लगती है और देखते ही देखते ये दोनों यहीं पे नष्ट हो जाते हैं। दूसरी तरफ फॉक्स फेरी अपने गुरु के साथ अच्छी जिंदगी बिताती है और इसी सीन पे इस ड्रामे का द एंड हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। कहानी का एंड कैसा था, क्या ये सेटिस्फाई था, मुझे कमेंट में जरूर बताना। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और साथ ही नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर ले, जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो और वीडियो पे हाइप करना ना भूले।